अब हो गए। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से जो है तैयारी कर रहे होंगे। चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए एक बार क्लास से। राहुल, पीयूष, सौरभ, पीयूष मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं। विमल, मंजीत, सौरभ, सिवेक, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे। सारे बच्चे जुड़ जाएंगे। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि आपका टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल राइट्स, आपका टॉपिक चल रहा था मौलिक अधिकार। शिवेंद्र जी खुश रहिए हमेशा, प्रणाम। आनंद गुड आफ्टरनून, खान, रमेश, ब्रजेश सभी लोग जुड़ चुके हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। जैसा कि आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार आपका टॉपिक चल रहा था, है ना। आप क्या जानते हैं कि मौलिक अधिकार आपका टॉपिक चल रहा था। और मौलिक अधिकार में अगर हम बात करेंगे तो एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15, ठीक है। 15 में मैंने आपको आर्टिकल 15 पढ़ा दिया था। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 बताया था। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2 मैंने आपको बता दिया था। और आज मुझे पढ़ाना है आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या होता है। तो सारे बच्चे एकदम फोकस होके चीजों को सुनेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए आर्टिकल 15 को डिटेल में बताया जा रहा है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो अगर आपका सब क्लॉज से भी इस आर्टिकल को पूछा जाए तो, ठीक है। एक आपका आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 2, और अगर हम बात करते हैं तो एक है आपका आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3, ठीक है। आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 3, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि जो राज्य है, और राज्य का मतलब यहां पे जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी, ठीक है। आतिश सागर जी, मैं किसी को नहीं भूलती हूँ, सब याद रहते हैं, लेकिन सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, आपको ध्यान रखना है। ये आर्टिकल स्पेशली फीमेल्स और आपके जो चाइल्ड हैं उनकी बात करता है। तो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध हम कह सकते हैं कि स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध हो सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस हो सकते हैं। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में कहा गया है। क्या कहा गया है? महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, ठीक है। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं बच्चों, तो आप मुझसे कल ये कहेंगे, हो सकता है कोई बच्चे के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि मैम आपने हमें कल ही की क्लास में बताया है कि जेंडर के बेस पर, यानी कि आपने कहा था कि जो लिंग है, जेंडर का या लिंग का मतलब होता है कि मेल और फीमेल। आपने बताया था कि मेल और फीमेल इनके बीच में भी भेदभाव नहीं करना है, ये भेदभाव भी नहीं होना चाहिए। आपने हमें कल ही की क्लास में बताया था, लेकिन आज आप हमें बता रही हैं कि महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध, यानी कि यहाँ पे जो वुमेन है, महिलाएं हैं, जब इनके लिए विशेष उपबंध हो गया तो ये तो पुरुषों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो गया, भेदभाव हो गया। तो आपने कल ही तो हमें ये बताया था। तो ऐसा क्यों मैम? ऐसा कैसे हो सकता है? तो आपको मैं बता दूं कि बेटा जी, ये जो विशेष उपबंध है या आपका जो आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 3 में जो डिस्क्रिमिनेशन है, इसको कहते हैं अफर्मेटिव डिस्क्रिमिनेशन। इसको कहा जाता है कि ये एक सकारात्मक भेदभाव है। और क्यों हम इसको सकारात्मक भेदभाव कहेंगे? क्या रीजन है कि हम इसको सकारात्मक भेदभाव कहें? तो क्योंकि भेदभाव पॉजिटिव कैसे हो सकता है मैम?
भेदभाव तो भेदभाव होता है। लेकिन अगर मैं आपको बेटा यहाँ पे बताऊं एक बात, तो आपको पता होगा कि जब आप इतिहास में जाते हैं, ठीक है, जब आप इतिहास की तरफ जाते हैं तो इतिहास में क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो महिलाएं हैं उनकी स्थिति पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज्यादा समाज में आपको स्थिति बहुत डाउन लेवल पर दिखेगी। महिलाओं का इतिहास में क्राइटेरिया, एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया गया था कि उसको उसी क्षेत्र के अंदर रहना है, और वो क्षेत्र होता था घर की चार दीवारी। उसमें उसको रहना है, उसमें बच्चों को पालना है, खाना बनाना है, केवल घर के काम करने हैं। उसको शिक्षा का अधिकार नहीं है, उसको पुरुषों से बोलने का अधिकार नहीं है। उस समय पर महिलाओं का शोषण हुआ। मैं ये कह सकती हूं कि जो आपके समाज में एससी और एसटी की हालत थी, वही सेम हालत महिलाओं की भी थी। तो इसलिए कि इन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जा सके, इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस किए गए, जैसे वुमेन कमीशन, महिला आयोग बनाया गया। महिलाओं के लिए दहेज प्रथा, जो डॉरी सिस्टम आपके यहां पर चलता था, उसको खत्म करने के लिए प्रावधान किए गए, उसके लिए कानून बनाए गए। ठीक है, घरों में होने वाले महिलाओं पे जो अत्याचार हैं उसके लिए कानून, बिल्कुल घरेलू हिंसा रोकथाम अधिनियम बनाया गया। तो ये सब किस लिए? ताकि इन पर जो इनके साथ इस तरीके का बिहेवियर होता है, इसे रोका जा सके और इनको भी मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। फिर वहीं पे हम जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों के लिए क्यों? क्योंकि बच्चों का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था, बच्चों का व्यापार होता था, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जो है किसी को भीख मंगवा रहे हैं, इस तरीके की ग्रुपिंग हो रही थी। ठीक है, अभी भी चल रहा है ये, जिसको हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों का शोषण हो रहा है, महिलाओं का भी हो रहा है। तो महिलाओं और बच्चों का सबसे ज्यादा शोषण है हमारे समाज में, इसलिए इसको क्या किया गया, इनके लिए विशेष उपबंध। जैसे मैम बच्चों के लिए क्या कहा गया, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन कर दी। बच्चों को स्कूल में ही खाना खिलाने के लिए पीएम पोषण योजना, जिसमें बच्चों को दोपहर का खाना स्कूल में ही खिलाया जाता है, उसको शुरू कर दिया। बच्चों को काम नहीं देना है, 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनसे किसी भी तरीके का काम नहीं करवाना है। बच्चों के लिए भी अलग अलग तरीके के कानून बताए गए हैं। तो इसका मतलब है कि आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 3 महिलाओं और बच्चों को प्रोटेक्शन देता है, इसलिए उनको स्पेशल प्रोविजन करने का अधिकार है। फिर आपका एक आर्टिकल आता है जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4। आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 ये हम कहते हैं, और इस आर्टिकल को ऐड ऑन किया गया है, जोड़ा गया है। और जाहिर सी बात है बच्चों, मैंने आपको बताया है कि जब किसी भी आर्टिकल को जोड़ा जाता है, जब किसी भी आर्टिकल को या संविधान में किसी भी चीज को जोड़ा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो आर्टिकल जो है जोड़ने के बाद हमें क्या है, अमेंडमेंट किया होगा। तो कौन सा अमेंडमेंट था? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951। सीए का मतलब कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, अभी ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे फर्स्ट संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951। इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, प्रथम संविधान संशोधन 1951। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उपबंध का मतलब होता है कि प्रोविजंस करना, उस चीज को वहां पर लिखना, ये कहते हैं उदित कुमार जी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका आर्टिकल 15 का जो सब क्लॉज 4 है, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया। और इसमें क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए, इसमें क्या कहा गया है वो भी देख लीजिए। तो इसमें कहा गया कि जो SEBC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस।
ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ठीक है, एक तो यहां पे इसके बारे में बात की गई है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग। ये मौलिक अधिकार को मैं थोड़ा सा भी यहां पे दबा दूंगी, उसको कोई दिक्कत नहीं है, यहां लिखना जरूरी है पूरा। उसके बाद और किसके बारे में, उसके बाद में एससी, इसकी फुल फॉर्म एक ही बार में सिर्फ फुल फॉर्म लिख रही हूं, शेड्यूल कास्ट इनको बोलते हैं, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति, और आपका एसटी शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। तो इन तीनों को क्या दिया जाएगा, इन तीनों को दिया गया है इसमें आरक्षण, इन तीनों को दिया गया है बच्चों रिजर्वेशन। और ये जो SEBC है बेटा, इसी को कहा जाता है OBC। क्या कहा जाता है, OBC क्लासेस। इन्हीं को आगे चल के क्या कहा गया, OBC। ठीक है, हाँ जी, प्रथम संविधान संशोधन आपका भूमि सुधार से भी संबंधित था, लेकिन इससे भी संबंधित है। ठीक है, तो इसमें आरक्षण है, रिजर्वेशन है, किस किस को दिया गया है, शॉर्ट में लिख सकते हो, SEBC को दिया गया है मैम, SC को और ST को। और कहां पर दिया गया, तो आपको ध्यान रखना है शैक्षणिक संस्थानों में। कहां पर दिया गया बच्चों, सबसे पहले शैक्षणिक संस्थानों में। यानी आप जो कहते हैं कि भैया जो हमें रिजर्वेशन मिलता है, जैसे आपके कॉलेज में लिस्ट लगती है, तो कॉलेज में SC ST और OBC की अलग लिस्ट होती है, जनरल की अलग लिस्ट होती है। तो वही होते हैं शैक्षणिक संस्थान, जिन्हें कहते हैं कि इनको आरक्षण दिया गया है इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। और ये कौन से इंस्टीट्यूट्स में दिया गया सबसे पहले, तो ध्यान रखना कि गवर्नमेंट यानी कि सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में इनको आरक्षण दे दिया गया। यह आपको ध्यान रखना है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य अलग चीजें हैं। अधिकार जो आपको संविधान दे रहा है, और कर्तव्य आपके जो आपको संविधान दे रहा है। यानी अधिकार, जैसे आपके पास अधिकार हैं, तो आपके कुछ क्या होने चाहिए, आपके कुछ बेटा कर्तव्य भी होने चाहिए। जैसे आप कहते हो कि बोलना मेरा अधिकार है, तो पर्यावरण की सुरक्षा करना तुम्हारा कर्तव्य है। अधिकार और कर्तव्य एक साथ चलते हैं। जब आप अधिकारों की बात करते हो तो अपने कर्तव्यों की भी बात करो। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो ये यहां पे इनको आरक्षण दे दिया। फिर बेटा जी अभी केवल कहां पे दिया गया है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में। अब आगे देखिए, आगे इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 5 में। इसमें भी इन्हीं को रिजर्वेशन दिया गया है। ऐसा तो मैं पहली बार पढ़ रहा हूं आर्टिकल, तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो ध्यान से पढ़िएगा। 15 का सब क्लॉज 5, इसको भी एड ऑन किया गया, इसको भी बेटा जोड़ा गया। ये पहले नहीं था संविधान में। और कौन सा अमेंडमेंट, 93rd कॉन्स्टिट्यूशन। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए का मतलब है संविधान संशोधन 2005। इसे भी जोड़ा गया। और इसमें क्या है, इसमें भी SEBC फुल फॉर्म पीछे लिखी हुई है, तो दोबारा नहीं लिखूंगी। SEBC SC और ST को आरक्षण कहां पर दिया गया है, को आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन। और बच्चों कहां दिया गया है,
तो ध्यान रखिएगा, ये दिया गया है निजी शैक्षणिक संस्थानों में, निजी शैक्षणिक संस्थान, निजी शैक्षणिक संस्थान यानी कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ठीक है, निजी शैक्षणिक संस्थान, यहां पर आरक्षण दिया गया है। किसको दिया गया है? तो इन्हीं को दिया गया है। तो पहले क्या दिया गया बेटा? तो पहले दिया गया मैम इनको सरकारी में, और फिर अब इनको कहां पर दे दिया? अब दे दिया मैम इनको निजी शैक्षणिक संस्थानों में, ठीक है, या हम कह सकते हैं निजी, और कई जगह लिखा है उच्च शैक्षणिक संस्थान, उच्च शैक्षणिक संस्थान, निजी या उच्च शैक्षणिक संस्थान, ठीक है, उच्च शैक्षणिक संस्थान। अगर ये भी लिखा है तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। उच्च शैक्षणिक संस्थान या निजी शैक्षणिक संस्थान, इन दोनों जगह पर इनको क्या दिया गया है बेटा? आरक्षण दिया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट आर्टिकल क्या है? आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रही हूं, ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। भाई हिंदी में ही लिख रही हूं, लेकिन कुछ बच्चे इसमें इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो कुछ वर्ड्स तो मुझे लिखने ही पड़ेंगे। सीए क्या है? अभी मैंने बताया कि सीए का फुल फॉर्म बार बार मैं पूरा नहीं लिखूंगी। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, सीए का मतलब होता है संविधान संशोधन, मतलब होता है इसका संविधान संशोधन। बेटा जी पूरा बार बार नहीं लिखूंगी, ठीक है, संविधान संशोधन। और उच्च शैक्षणिक संस्थान को इंग्लिश में बोलते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। अभी बताऊंगी क्रीमी लेयर क्या होता है, अभी तो मैं रिजर्वेशन सिर्फ बता रही हूं कि कहां कहां है। अभी मैंने ये बिल्कुल नहीं बताया कि रिजर्वेशन क्यों दिया गया था और रिजर्वेशन के एक्चुअली प्रोविजंस क्या हैं। थैंक यू उदित कुमार जी। आगे देखिएगा 15 का सब क्लॉज 6, और बेटा जी एक और देखना आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6, इन दोनों को एड ऑन किया गया है, मतलब इन दोनों को जोड़ा गया, ठीक है, दोनों को ही जोड़ा गया है, इसको भी एड ऑन यानी कि जोड़ा गया। और बेटा इन दोनों में भी क्या है? इन दोनों में भी रिजर्वेशन है, इन दोनों में भी आरक्षण है। और यहां पे किसको आरक्षण दिया गया है? तो यहां पर जो आरक्षण दिया गया है वो EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, यानी कि EWS को यहां पर आरक्षण दिया गया है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि EWS के लिए कहां आरक्षण है, तो मैम 2 आर्टिकल्स में आरक्षण है, ठीक है, 2 आर्टिकल्स में आरक्षण है। किसके लिए? EWS के लिए। और कहां कहां पे है? तो 15 का 6 और 16 का 6 दोनों में EWS कैटेगरी के लिए यहां पर आरक्षण दिया गया है। और बेटा जी ये जो आरक्षण है ये आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 15 की बात करते हैं, 15 के सब क्लॉज 6 की, तो इसमें किस चीज के लिए आरक्षण? तो इसमें दिया गया है शैक्षणिक संस्थानों में, इसमें कहां दिया गया है? शैक्षणिक संस्थानों में। किसको? EWS को। तो शैक्षणिक संस्थानों में EWS को आरक्षण।
ठीक है, और ये कहां पर दिया गया है? तो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 6। और अगर हम बात करें कि आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 6 में, तो इसमें दिया गया है सरकारी नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण, ईडब्ल्यूएस को आरक्षण। तो ये आपके दो आर्टिकल्स हैं, दोनों में ईडब्ल्यूएस के लिए ही आरक्षण है। और ये जोड़े किस अमेंडमेंट के थ्रू गए हैं आपने अभी तक नहीं बताया। तो चाहे 15 के 6 की, यहां लिख देती हूं, 15 का 6 और 16 का 6 दोनों का 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019, 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा बच्चों ये आपके जोड़े गए हैं। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2003। ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म बोर्ड पर लिखा है, बच्चे ध्यान से देखो अमित, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि एससी, एसटी और ओबीसी में ही गरीब लोग हैं, नहीं, जनरल कैटेगरी में भी गरीब लोग आते हैं। और आप जो बोल रहे हैं क्रीमी लेयर, अब ध्यान से सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो आज मैं आपको बताऊंगी। और आपके समाज में, आपके दिमाग में हमेशा ये चीज रहती है कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि एक्चुअली आरक्षण दिया क्यों गया था और उसका मोटिव, उद्देश्य क्या था। आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और बीच में, प्यारे बच्चों, बीच में कोई कमेंट नहीं करेगा। प्लीज आपसे मेरी इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपको मेरी बात को ध्यान से सुनना है। आदिवासी ट्राइब्स में आते हैं राहुल सरोज जी, एसटी कहते हैं उनको। ठीक है, आप देखिएगा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे, और फिर मैं आपको यह भी बताऊंगी कि आज किसको कितना कितना आरक्षण मिलता है, ओबीसी का आरक्षण कितना है, एससी का कितना है, एसटी का कितना है। और आरक्षण हमेशा ध्यान रखिएगा जनसंख्या के आधार पर मिलता है। अब मेरी बात को प्लीज आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब आपके संविधान में आरक्षण की बात की गई थी, संविधान निर्माताओं के बीच में डिस्कशन हो रहा था, तो एक व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ध्यान से सुनेंगे पहले पूरी बातों को और फिर कमेंट करना। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समाज की मुख्य धारा से बहुत पिछड़े हुए हैं, समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, क्योंकि उच्च जाति और निम्न जाति में हमारा समाज बटा हुआ था और उच्च जातियों ने निम्न जातियों का एक्सप्लॉयटेशन किया है, उनका शोषण किया है। तो उच्च जातियों ने जो उनका शोषण किया है, जिसकी वजह से उनका विकास नहीं हो पाया है। तो मैं ये चाहता हूं कि उन निम्न जातियों के लिए कुछ आरक्षण दिया जाए। और वो निम्न जातियों में उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी, इनके लिए फिर आपके रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। लेकिन यह व्यवस्था अंबेडकर जी ने कहा था कि केवल 10 वर्षों के लिए होनी चाहिए। कितने के लिए? 10 वर्षों के लिए होनी चाहिए। ठीक है, तो 10 वर्षों की उन्होंने केवल बात कही थी। और क्यों कही थी बेटा? क्योंकि जो लोग पिछड़े हुए थे, जो समाज की मुख्य धारा से जुड़े हुए नहीं थे, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, उनको, अब हम ये कह सकते हैं कि उस टाइम पे उनको कोई भी ऐसा काम करने का अधिकार नहीं था। जैसे कहा कि अगर तुम निम्न जाति के हो तो तुम ऑफिसर नहीं बन सकते, मंदिर नहीं जा सकते, कुएं से पानी नहीं ले सकते, तुम पढ़ नहीं सकते। और अंबेडकर जी को खुद इस चीज का सामना करना पड़ा था। तो वो ये समझते थे कि ये दुख क्या होता है, इसलिए उन्होंने इस तरह की मांग करी थी। उनकी इस मांग को स्वीकार किया गया और एससी और एसटी को रिजर्वेशन दिया गया। ठीक है, अब रिजर्वेशन का मोटिव क्या है? समाज की मुख्य धारा में ऐसे लोगों को जोड़ना जो कि पिछड़े हुए हैं। अब ये रिजर्वेशन चल रहा है। लेकिन अगर आज मैं वर्तमान में बात करती हूं तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जाति आधारित रिजर्वेशन मत दो। अब जाति आधारित रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जितने भी एससी एसटी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उनके घर में ऑफिसर्स नहीं हैं या गजेटेड ऑफिसर्स नहीं हैं। आज हर जाति में गरीबी भी है और हर जाति में विकास भी है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, बार बार यह कहता है सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन जाति आधारित नहीं होना चाहिए, आरक्षण कास्ट के बेस पर नहीं होना चाहिए। उसने कहा कि अब जो आरक्षण दो वो आर्थिक रूप से दो। जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं केवल उनको आरक्षण दो। और सुप्रीम कोर्ट ने बेटा इसमें एक शब्द यूज किया, क्रीमी लेयर। अब मैम ये क्रीमी लेयर क्या होता है? तो सबने दूध देखा होगा, दूध के ऊपर मिल्क देखा होगा। अब जब आप देखेंगे कि दूध के ऊपर एक मलाई है, तो उसने कहा कि मलाई जो है, जो लोग मलाई के ऊपर आते हैं उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, लेकिन जो मलाई के नीचे हैं उनको आरक्षण की जरूरत है, चाहे फिर वो जनरल हो, एससी हो, एसटी हो या ओबीसी हो, सबको आरक्षण दो, लेकिन जाति आधारित नहीं, आरक्षण दो इकोनॉमिक बेस पर। अगर कोई एससी है, एसटी है, लेकिन उसके घर में गेजेटेड ऑफिसर्स हैं, ए ग्रेड ऑफिसर हैं, बी ग्रेड ऑफिसर हैं, तो उनको फिर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन आज के टाइम पर आरक्षण हर 10 वर्ष में बढ़ जाता है, और आपको ध्यान रखना है कि यहां पे जो आरक्षण का प्रावधान आज भी है बेटा, तो जिनको एक्चुअली मिलना चाहिए वो आज भी आरक्षण का फायदा नहीं उठा पा रहे। आज भी ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर लोग आपके जो हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, एजुकेशन की उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। और ऐसा आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपके समाज में आज तक उन तक आरक्षण नहीं पहुंच रहा जिनको सच में इस आरक्षण की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है। और क्रीमी लेयर आपका मैंने बता दिया कि क्रीम के ऊपर मतलब ए ग्रेड और बी ग्रेड ऑफिसर्स जहां पर हैं वहां पे आरक्षण की जरूरत नहीं है, यानी कि जाति के आधार पे आरक्षण ना देके सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी भी जाति में चाहे जनरल, एससी, एसटी या ओबीसी हो, उनको आर्थिक रूप से दो, क्योंकि जनरल कैटेगरी में भी बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं हैं। तो इस तरह का प्रावधान था। ये मैं नहीं कह रही हूं, आपका इतिहास जो कह रहा है, आपका कोर्ट जो कह रहा है। और वर्तमान में बेटा जी आरक्षण एक जो है वोट बैंक बन चुका है, जो आपके बीच में आपस में झगड़े करवाता है, और आज सब लोग आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। तो आरक्षण की जो बात की जा रही थी वो सारी बातें मैंने आपको बताई। आपको ध्यान रखना है कि ये आपको बताया है मैंने। कोई भी इस चीज को लेकर कमेंट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इसमें मेरा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, क्या प्रावधान थे, क्या प्रावधान चल रहे हैं, वो मैंने आपको बताया है कि सिर्फ और सिर्फ समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यहां पे आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। और आरक्षण मिलना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूं नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, लेकिन जाति नहीं, अब आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है, आगे देखिए अब किस कैटेगरी को कितना आरक्षण है। जैसे अगर हमसे प्रश्न पूछा जाए कि आपने हमें इतनी कैटेगरी बताई हैं, इनमें से किसको कितना आरक्षण है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे पहले ओबीसी, तो ओबीसी को बोल रहा है 27% आरक्षण दिया जाता है। एससी लोगों को 15% आरक्षण दिया जाता है। शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजातियों को 7.5 कितना 7.5% आरक्षण दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और बच्चों आपके ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, उसको 10% आरक्षण दिया जाता है, जिसमें जनरल कैटेगरी को भी शामिल किया गया है। अभी मुख्यमंत्री हम नहीं पढ़ रहे हैं सेवक कुमार जी, जब पढ़ेंगे तब बात करेंगे। जो पढ़ा रही हूं उसको पढ़ लो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए। तो ये आपका आरक्षण की व्यवस्था है। आप इसको जब टोटल करेंगे तो ये टोटल आरक्षण कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा बेटा 59.5%, 59.5%। इतना आरक्षण बच्चों निकल कर आ जाएगा। मैम ये लागू हो चुका है, बिल्कुल इकोनॉमिक बेस पर बहुत दिनों से लागू हो चुका है, और ईडब्ल्यूएस के बेस पर भी आपको अब आरक्षण मिल रहा है।
ठीक है, आगे चलते हैं और आगे की तरफ। मैं किसी भी कास्ट का फेवर नहीं कर रही हूं, तो राकेश जी बिना मतलब बातों को मत बढ़ाइए। ये बातें, ये मुद्दे बहुत सेंसिटिव होते हैं, सोच समझ के बात कीजिए। ये क्लास चल रही है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हर बच्चा इस क्लास को देख रहा है। कोई भी चीज ऐसी मैंने नहीं बोली है जो मैं अपनी तरफ से बोल रही हूं, या मैंने किसी कास्ट को स्पेशली यहां पे जो है लिया हो, या किसी कास्ट को क्रिटिसाइज किया हो। तो आप अपने आधार पे टीचर को जो है गलत मत ठहराइए। आप एक एक शब्द को सुनकर देखिए। किसी भी जाति को मैंने ना तो वरीयता दी है और ना ही किसी जाति को मैंने नीचा दिखाया है। तो मेरे शब्दों को देखिए, बहुत मुश्किल होता है इन शब्दों का प्रयोग करना, तो प्लीज आप इस तरह की स्टेटमेंट्स यहां मत लिखिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं और देखते हैं कि अगला आपका क्या है। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे आपका आर्टिकल आएगा आर्टिकल 16, जो कि आपको पढ़ना है। आर्टिकल 16 क्या कह रहा है? ये कह रहा है लोक नियोजन, ये कह रहा है अवसर की समानता। क्या कह रहा है? अवसर की समानता, यानी ये कह रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी। क्या कह रहा है ये कह रहा है इक्वल अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ये कह रहा है यहां पर बच्चों अवसर की समानता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है? अवसर की समानता, अवसर की समानता। उसके बाद में अगला आर्टिकल आपको बताएगा आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 1। ये बता रहा है कि अवसर की समानता कहां? तो ये कह रहा है कि समानता आपको देनी चाहिए रोजगार एवं नियुक्ति, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में आपको देनी चाहिए रोजगार, और दूसरा बच्चों नियुक्ति, यानी कि अपॉइंटमेंट। रोजगार एवं नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट, मतलब यहां आपको देना चाहिए अवसर। अवसर की समानता बेटा देना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि अवसर की समानता ईडब्ल्यूएस जो है उन लोगों को मिलेगा जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी आती है। अवधेशी सीधा लिखा हुआ है आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, जिनके पास गरीबी है। और एक व्यक्ति एक ही आरक्षण ले सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ओबीसी का भी ले ले और वो ईडब्ल्यूएस का भी ले ले, दोनों आरक्षण नहीं ले सकता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आपका रोजगार एवं नियुक्ति में अवसर की समानता। अब ये जो रोजगार और नियुक्ति मतलब जो सरकारी नौकरियां होती हैं, अगर मैं साधारण शब्दों का प्रयोग करूं तो कैसी नौकरियां? सरकारी नौकरियों में। अब ये जो नौकरियां होती हैं इनमें किस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, मतलब आप किस आधार पे ये नहीं कह सकते कि हम नौकरी नहीं देंगे। तो इसमें भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, ध्यान से सुनना, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान मतलब रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव और निवास, यानी कि डिसेंट और रेजिडेंस। तो इसमें बेटा आप देख रहे होंगे कि दो आधार और जुड़ गए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास, ठीक है, उद्भव एवं निवास के आधार पर रोजगार एवं नियुक्ति में
रोजगार एवं नियुक्ति में भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि सभी को समान अवसर मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि डीएम का बेटा ही डीएम बन सकता है, नहीं, अब कोई भी डीएम बन सकता है, कोई भी पीएम बन सकता है, कोई भी सीएम, कोई भी प्रेसिडेंट बन सकता है। अब यहां पे जाति के आधार पे नौकरी नहीं मिलेगी कि तुम कुम्हार के बेटे हो तो तुम कुम्हार ही बन सकते हो, नहीं, अब कुम्हार का बेटा भी पीएम, सीएम, राष्ट्रपति, डीएम, एसडीएम कुछ भी बन सकता है। यानी पहले आपका जो समाज था वो जाति के आधार पर कार्यों का निर्धारण करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। उद्भव का मतलब है कि आप किस वंश के वंशज हो, आपका कहां से रिलेशन है, कोई मतलब नहीं है अगर आप भारत के नागरिक हो, कोई मतलब नहीं है। यानी कि यहां पे कितने आधार हो गए तुमसे कोई पूछे तो मैम यहां पे आधार हो गए 7 और आर्टिकल 15 में कितने थे 5। ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या गलत हो गया, जन्म स्थान ही तो, प्लेस ऑफ बर्थ ही तो बोलेंगे इसको। ठीक है, जन्म स्थान बेटा प्लेस ऑफ बर्थ ही बोलेंगे, प्लेस ऑफ बर्थ। आपका जन्म स्थान कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आप भारत के नागरिक हो तो मैटर करता है। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कौन सा आर्टिकल कह रहा है, 16 आर्टिकल कह रहा है, और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 मैं आपको बता चुकी हूं। मेरी कास्ट से बेटा पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, और मैं सिर्फ एक भारत की नागरिक हूं, मेरी कास्ट क्या है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट और बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो संविधान में समानता स्थापित करने के लिए रखा गया। आर्टिकल 17 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। क्या कह रहा है, अस्पृश्यता का अंत, यानी कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होती है मैम, बेटा एक सामाजिक बीमारी जिसको कहा जाता है छुआछूत, जिसको आप छुआछूत के नाम से समाज में जानते हैं। अब देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सी कहानी सुनाऊंगी तुम्हें। अस्पृश्यता को खत्म करना है, अब अस्पृश्यता को खत्म करना है, लेकिन दिक्कत यह है कि अस्पृश्यता होता क्या है, ये संविधान में भी नहीं लिखा। अस्पृश्यता की कोई भी परिभाषा संविधान में है ही नहीं। तो मैम जब परिभाषा नहीं है तो खत्म कैसे होगा, खत्म कैसे होगा जब परिभाषा ही नहीं है। तो जैसे तुम्हारे दिमाग में ये प्रश्न आ रहा है, ऐसे ही प्रश्न आया संसद के दिमाग में। और ध्यान रखना कि संसद को जब भी संविधान की कोई बात समझ में नहीं आएगी तो वो किसके साथ जाएगा, वो जाएगी संसद आपकी सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। क्यों मैम, सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ही अधिकार है कि वो संविधान को व्याख्यात कर सकता है। मतलब वो संविधान की कोई भी ऐसी चीज जो कभी समझ में नहीं आती है उसको सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता है, वो परिभाषित कर सकता है। तो संसद भाग भाग के किसके पास गई, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि भैया ये बताओ इसे खत्म करना है। लेकिन दिक्कत यह है कि संविधान ने डिफाइन ही नहीं करा कि इसे खत्म करना कैसे है, तो कैसे करें हम, और न इसकी कोई परिभाषा लिखी संविधान में। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संसद बहुत इजी है, छुआछूत या अस्पृश्यता कुछ है ही नहीं, इसकी कोई परिभाषा है ही नहीं, ये तो एक सामाजिक बीमारी है, ये लोगों की मानसिकता है, लोगों ने इसे समाज में प्रैक्टिस में लेकर आया है, लोगों ने इसे समाज में व्यावहारिक रूप में अपनाया है। तो इसकी परिभाषा अगर तुम्हें जाननी है तो जाकर अपना इतिहास पढ़ो,
इतिहास तुम्हें बताएगा कि क्या है अस्पृश्यता और क्या है छुआछूत, क्योंकि इसकी कोई परिभाषा है ही नहीं। तो संसद ने फिर इतिहास को देखा और फिर संसद ने, यहां पे ध्यान रखिएगा क्यों देखा, क्योंकि भैया संसद की ही जिम्मेदारी है। और आपको बता दूं कि संसद को यहां पे ये बोला गया था, संसद को आर्टिकल 35 में, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 35 में संसद को यह शक्ति दी गई, संसद को यह शक्ति दी गई कि वह अस्पृश्यता से संबंधित कानून बना सकती है। तो कानून कब बनाएगी? जब उसको पता होगा। तो उसने पता लगाया और सारी चीजों को उसने एनालिसिस किया और उसके बाद उसने SC/ST एक्ट बना दिया कि अब तुम प्रैक्टिस में लेके दिखाओ इसको, अब तुम डिस्क्रिमिनेशन करो, अब भेदभाव करो, मैं तुम्हें बताती हूं। तो छुआछूत एक बीमारी है, समाज के लोगों की मानसिकता है, क्योंकि छुआछूत कुछ नहीं होता बेटा, किसी के छूने से कोई वैसा नहीं बन सकता। अगर ऐसा होता तो फिर तुम्हें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें केवल एक निकलते हुए SDM या DM को छूना था, या जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसमें सेलेक्टेड पर्सन को छूना था और अगले दिन तुम वैसे ही बन जाते। तो ये क्या है? एक मानसिकता, रूढ़िवादी मानसिकता है बेटा, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। क्यों नहीं बन सकता है अवधेश जी? बिल्कुल बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? क्या वो इस कंट्री के नहीं हैं? बिल्कुल, अगर वो भारत के नागरिक हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं ये बता दूं, आप मुझसे अगर आज पूछे कि मैम आज ये खत्म हो चुका है, तो खत्म नहीं हुआ है, बस लोगों के अंदर डर हो गया है कि हम सामने से नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि SC/ST एक्ट लग जाएगा, SC/ST एक्ट लग जाएगा, इसलिए सामने नहीं बोलते। लेकिन आज भी समाज में भेदभाव है, आज भी ये भेदभाव बहुत सारी जगह तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा। आज भी ये भेदभाव परिवारों में देखने के लिए मिल जाएगा कि गांव में अगर ऐसा व्यक्ति आता है तो उसे निम्न जाति का बताकर उसे बैठने तक के लिए जगह नहीं दी जाती, उसे नीचे बैठने के लिए कहा जाता है, ठीक है? तो यह अस्पृश्यता का अंत। जी राहुल जी, हो सकता है, बिल्कुल आप ऐसा बोल सकते हैं, आपका अधिकार है बोलना। कुछ बच्चे कभी नहीं सुधरते। आर्टिकल 18, ठीक है? आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? ठीक है, आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? अभी मैंने बताया सुनील कुमार जी कि छुआछूत समाज के लोगों ने शुरू किया, समाज में खुद में इस तरीके की चीजें बताई। चलो ध्यान से पढ़ लो। अब आर्टिकल 18 क्या कह रहा है? ये कह रहा है उपाधियों का अंत। क्या कह रहा है? उपाधियों का अंत। ये कह रहा है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, उपाधियों का अंत। उपाधियां क्या होती हैं पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि उपाधियां होती क्या हैं, तभी तो अंत करने की बात करेंगे। ये कैसे क्वेश्चन कर रहे हो भैया तुम लोग? अभी PM चल रहा है क्या? बेटा अभी PM नहीं चल रहा है, जब PM चलेगा तो PM के बारे में भी मैं तुम्हें बताऊंगी। पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन करते रहते हो तुम लोग, कैसे बच्चे हो भाई तुम लोग। बिल्कुल कभी कभी उनकी तरह क्वेश्चन करते हो जो गांव में एक आदमी रहता है और जिसे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तुम पढ़े लिखे होकर भी हिंदू मुस्लिम जाति वाति ये सब करते रहते हो। इन सब चीजों का क्या मतलब है क्लास में? पढ़ लो भैया, पढ़ लो।
क्यों ये सब चीजें करते हो बेटा? तुम में और तुम्हारी सोच में एक हमेशा गवर्नमेंट ऑफिसर वाली सोच तुम्हारी होनी चाहिए। इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा बेटा, ये सब पॉलिटिक्स हैं। और अभी ना मैं पीएम पढ़ा रही हूं ना सीएम पढ़ा रही हूं, जो पढ़ा रही हूं वहां से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो। विशाल कुमार जी, लग रहा है पढ़ने में मन नहीं है आपका। विशाल कुमार जी को ब्लॉक कर दो भाई, है ना? पढ़ने में मन नहीं है ना, चलो ब्लॉक रहो अब आराम से और फिर पढ़ाई करना, ठीक है? इनका पढ़ने में मन नहीं है। चलिए आगे देखिए, उपाधियों का अंत। सबसे पहले देखो कि ये जो उपाधियां होती हैं, उपाधियां क्या होती हैं? उपाधियां यानी कि टाइटल्स। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो आपने एक देखा होगा लॉर्ड, ये एक उपाधि है। सरदार, ये एक उपाधि है। राजा एक उपाधि है। महात्मा एक उपाधि है। तो इस तरह की जो उपाधियां हैं, इनको खत्म करने की बात की गई थी। तो आपको मैं ये बता देना चाहूंगी बेटा कि जो आपकी उपाधियां हैं, इसका अंत जो है क्यों किया गया है? क्योंकि उपाधियां क्या करती थी कि आपकी आम जनता के कंपैरिजन में, या हम कह सकते हैं कि आम जनता की अपेक्षा उस व्यक्ति को विशेष दिखाती थी जिसके नाम के आगे ये उपाधि है। जिसके नाम के आगे ये उपाधि है उस व्यक्ति को क्या दिखाती थी? ये उस व्यक्ति को बेटा यहां पर कि आपको दिखा रही हैं कि आप बहुत स्पेशल हैं, आप बहुत खास हैं। लेकिन समाज क्या कहता है? समाज क्या कहता है? समाज कह रहा है कि हम खास, आप लोग खास हैं क्योंकि आपके पास उपाधि है। लेकिन संविधान क्या कह रहा है? संविधान कह रहा है कि कोई भी खास नहीं है, मेरे लिए सब समान है, मेरे लिए सब समान है। तो इसलिए आपको मैं ये बता दूं बेटा कि जब यहां पे संविधान में समानता की बात करी गई तो कहा कि उपाधियों का अंत करो, कोई विशेष नहीं है, कोई खास नहीं है। और साथ साथ यहां पे बोला गया कि इसके दो अपवाद भी हैं, ये भी ध्यान रखना। मतलब इस आर्टिकल के दो एक्सेप्शन हैं। एक्सेप्शन या अपवाद क्या होता है मैम? किस कह रहा है कि उपाधियों का अंत करो, लेकिन दो जगह परमिशन दे रहा है। कह रहा है लेकिन विद्या यानी कि अकादमिक विद्या और सेना, विद्या और सेना यानी कि मिलिट्री, विद्या और सेना यानी कि मिलिट्री, विद्या और सेना में, लेकिन विद्या और सेना में उपाधियों का प्रयोग हो सकता है, उपाधियों का प्रयोग हो सकता है। क्यों होगा मैम? अभी तो आप कह रही हैं कि अंत हो गया है। अंत होता है बेटा, लेकिन जब किसी को भी उपाधि यहां पे विद्या यानी कि एकेडमिक और मिलिट्री, जैसे अगर मिलिट्री है तो कोई कर्नल है तो कर्नल कहेंगे, ठीक है? अगर कहें कि ब्रिगेडियर है तो ब्रिगेडियर कहेंगे, ठीक है? और अगर हम विद्या की बात करें तो किसी के नाम के आगे डॉक्टर लगाना है तो डॉक्टर की, क्योंकि डॉक्टर की योग्यता है उसके पास, इसलिए डॉक्टर कह रहे हैं। अगर कोई प्रिंसिपल है तो हम उसको प्रिंसिपल ही कहेंगे क्योंकि प्रिंसिपल बनने की योग्यता है उसके पास, इसलिए। समझ आया? तो ये आपकी क्या है? ये सारी की सारी आपकी उपाधियां, और उपाधियों में कहां कहां मिल सकती हैं तो आपको ध्यान रखना है विद्या में और सेना में। लेकिन ऐसी उपाधियां जैसे राजा, सरदार, ये सब नहीं, क्योंकि ये तुम्हारी योग्यता के बेस पर नहीं मिली तुम्हें,
योग्यता के बेस पर मिल रही है तो वो उपाधियों की परमिशन है। और योग्यता की परमिशन, योग्यता कब दिखाई देती है? जब तुमने कोई ऐसी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी या फिर कोई भी आपने ऐसा कोर्स किया है जिसमें आप किसी पद पर बैठे हैं, तो उस पद का नाम आपको दिया जाता है। अब एक बच्चे का प्रश्न आ रहा है कि मैम क्या पुरस्कार उपाधि होते हैं? ध्यान से सुनना, अगला आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूं। जो पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स, पुरस्कार यानी कि अवार्ड्स जो होते हैं, जैसे क्या क्या अवार्ड्स होते हैं? जैसे मैम पद्मश्री हो गया, पद्मश्री हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण हो गया या पद्म भूषण हो गया। तो ये सब क्या है बेटा? ये सब के सब आपको ध्यान रखना है कि ये आपके अवार्ड्स हैं, एक्सेट्रा, और भी हैं, भारत रत्न है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पुरस्कार, जो अवार्ड होते हैं, ये उपाधियों के अधीन नहीं आते, ये उपाधियों के अधीन नहीं आते। मतलब कि अवार्ड्स आपके टाइटल्स नहीं होते हैं, ठीक है, उपाधियों के अधीन नहीं होते हैं। लेकिन इनका प्रयोग, लेकिन इनका प्रयोग नाम के आगे, लेकिन इनका प्रयोग नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता, नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता, या पीछे नहीं किया जा सकता, ये भी साफ बोल दिया गया है। यानी कि दो ही जगह आपको परमिशन है कि आपकी अकादमिक और मिलिट्री, ठीक है, तो नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है? आर्टिकल 18, ठीक। आगे देखिए, आगे आपका क्या आएगा 18 के बाद में? अब आपका शुरू होगा बच्चों, अगला आपका शुरू होगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक, आर्टिकल 19 से 22 तक, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो आपका एक आर्टिकल है 19, जो क्या कहेगा? जो देगा 6 प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता। लेकिन बच्चों मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 7 प्रकार की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता को यहां पे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रीडम, फ्रीडम, ठीक है। यानी 6 प्रकार की वर्तमान में है और मूल संविधान में थी 7। मूल संविधान में क्या थी? 7 थी। आज हम यही रोकेंगे, कल मैं आर्टिकल 19 से आपको पढ़ाऊंगी और आर्टिकल 19 में, ठीक है, आर्टिकल 19 में बेटा हम जो है इन चीजों को खत्म करेंगे। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, उन सबको मैं ऑल द बेस्ट कहती हूं। और जो थोड़े शैतान हैं, जो पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, उनको बोलती हूं कि पढ़ने का प्रयास करें, उनको और भी बड़ा ऑल द बेस्ट, ताकि वो सिर्फ पढ़ने पर जो है आपको ध्यान रखना है कि बेटा उसी पे फोकस करो, बाकी चीजों में कुछ नहीं रखा, ठीक है। चलिए नीरज जी, अगर ऐसा लगता है तो आप जो है कुछ और पढ़ लीजिए, यही मैं बोल सकती हूं, ठीक है। तो कुछ लोगों को देखो, मैं ये नहीं कह रही कि सब जो है क्रिटिसाइज ना करो, क्रिटिसाइज कर सकते हो, आलोचना कर सकते हो, लेकिन तब जब टीचर तुम्हारे साथ गलत कर रहा है। मेरा जो काम है वो मैं कर रही हूं और आपका जो काम है वो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिल सकती है। और जो विश्वास आपके माँ बाप ने दिखाया है आप पर, उतना ही विश्वास हम करते हैं आप पर और उम्मीद करते हैं कि आप जो है एक दिन सिलेक्शन लेंगे और हमारे पास आएंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे और साथ साथ हमारा भी करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही। जो भी आपके डाउट्स होते हैं आप मुझे पेपर पर अपने डाउट्स लिखकर भेज सकते हैं। अगर आपके 100 क्वेश्चन होंगे ना तो 100 के भी आंसर्स मैं दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन।